नमस्कार साथियों मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि देख रहे थे जो भारतीय राज्य व्यवस्था है। पॉलिटी पॉलिटी में हम लोगों ने 2 पार्ट देख लिया था। अब लास्ट पार्ट इसका बचा है। ये चूँकि पुस्तक ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बराबर बनते हैं। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए इस पार्ट को भी हम लोग जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग पुस्तक ले लिए होंगे और उसमें जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको आप हाइलाइट करते हुए चलेंगे साथ में। तो आज शुरू करते हैं। आज से सबसे पहला आज का टॉपिक जो है वरीयता अनुक्रम। तो आइए देखते हैं वरीयता अनुक्रम हमारे देश का कैसा है, संविधान हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति हैं, पहले नंबर पे। उसके बाद फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं, चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में आते हैं, पांचवें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, छठे पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, ये दोनों छठे नंबर पे आते हैं। मुख्य न्यायाधीश आप समझ सकते हैं सीजेआई जिसे बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद फिर सातवें नंबर पर आते हैं केंद्र के कैबिनेट के मंत्री जो हैं, और राज्यसभा में लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो मंत्री के बराबर आप देख सकते हैं विपक्ष के नेता होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष आते हैं, फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, और राज्यों के प्रधान मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, ये सब सातवें नंबर पे आते हैं। उसके बाद फिर नीचे देखते हैं 7 का भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, मतलब उन्हीं के आसपास इनका भी रहता है। 8वें नंबर पर भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी जो होते हैं, राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त जो होते हैं भारत में विदेशों में रहने वाले, वो 8वें नंबर पर आते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों के बाहर, ये 8वें नंबर पर आते हैं अपने राज्य के बाहर। और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, ये भी 8वें नंबर पे ही आते हैं। और 9वें नंबर पे आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायाधीश सीजेआई ऊपर ही थे 6ठे नंबर पे, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं ये उनकी बात हो रही है। फिर 9 का पे देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आते हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जिसे बोलते हैं वो आते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सब 9 का पे आते हैं। और 10वें नंबर पे आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री जो होते हैं, और केंद्र के राज्य मंत्री जो होते हैं। और फिर 11वें पे देखें तो भारत के महान्यायवादी आते हैं, और कैबिनेट सचिव आते हैं, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में, अर्थात जो उनका यूनियन टेरिटरी है उसमें। और 12वें नंबर पर आते हैं जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष जो होते हैं। यहाँ पे कुछ नोट है उसे भी देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली ये वरीयता अनुक्रम का प्रयोग क्यों कहाँ होता है कि जैसे कोई समारोह हो रहा है, समारोह में बड़े बड़े नेतागण हमारे आ रहे हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं राज्यपाल भी आ रहे हैं, या फिर हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, और पीएम भी आ रहे हैं, और जो हमारे उप पीएम है, किसी राज्य के सीएम भी आ रहे हैं। तो ये लोग आएंगे तो उनको वरीयता कैसे कैसे दी जाएगी, किसके लिए कौन सी सीट अलॉट होगी, और किसकी बातें सबसे सम्मुख रखी जाएगी, किसे एकदम मुख्य अतिथि के रूप में रखा जाएगा। इसी चीज़ों के लिए अरेंज करने के लिए ये वरीयता अनुक्रम की आवश्यकता होती है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे, क्योंकि एक परिवार की तरह आप समझिए कि परिवार में अगर ये फिक्स नहीं है कि सबसे बड़े गार्जियन कौन है, उनसे छोटे कौन है, उनसे छोटे कौन है, तो सारा परिवार बिखरा हुआ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट क्या है, 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। तो पहली बार ये कब की गई थी, तो 1979 को 26 जुलाई को। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आइए उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं तो संसद के बारे में। अब आइए अब संसद के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ से चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से प्रश्न बराबर बनते रहे हैं। संसद संवैधानिक प्रावधान भाग 5 में लिया गया है, अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है। अंग सरकार का अंग होता है संसद, और कार्य क्या है, केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य करना है। तो संसद में हमेशा विधि निर्माण होता है, कानून को बनाने का कार्य संसद में ही होता है। संसद के जो 3 अंग होते हैं जिन्हें मिला के संसद बोला जाता है, तो एक राष्ट्रपति होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। राज्यसभा जिसे उच्च सदन बोलते हैं, अनुच्छेद 80 में इसके बारे में प्रावधान है, और 81 में है लोकसभा के बारे में जिसे निम्न सदन बोलते हैं।
तो राज्यसभा और लोकसभा हमेशा याद रखें, राज्यसभा जो राज्य कर रहा है वो उच्च सदन का है, तो ऐसे याद करेंगे तो आपको स्पेशली समझ में भी आएगा। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है इनके सांसदों का वो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सांसदों का 5 वर्ष होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी आगे हम लोग अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब लोकसभा देख लेते हैं। लोकसभा के बारे में प्रमुख प्रावधान क्या क्या दिए हुए हैं। तो प्रथम बैठक इसकी कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। और जो इसके बारे में सदस्य बनाने की न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष इसकी है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बना हुआ है। मीरा कुमारी प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं लोकसभा की। और प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी बराबर प्रश्न बन रहे हैं सभी परीक्षाओं में, तो इन्हें एकदम याद कर लें। दो के दोनों कौन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी। जो सत्राहुत और सत्रावसान मतलब सत्र को शुरू करना और सत्र को खत्म करना एवं विघटन करता, उसको समाप्त भी करना कि अब नया चुनाव होगा तब जाके नया सत्र शुरू होगा। तो ये सारे सभी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होते हैं। राष्ट्रपति के आदेश क्या राष्ट्रपति जी खुद करते हैं वहाँ पे उपस्थित होकर। अगर वो किसी परिस्थिति और या किसी विषम परिस्थिति में है कि जहां वो उपस्थित नहीं हो सकते, तो उनके द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, अन्यथा नहीं। और स्थगनकर्ता, ये स्थगनकर्ता कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसे स्थगित करते हैं कि अब अगली बैठक कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में डिटेल देते हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रख लें, पूछा जाता है। अधिकतम प्रावधान क्या है, तो 550 मैक्सिमम, अभी जो प्रावधान चल रहे हैं वो 550 मैक्सिमम है। राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 है। वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट टाइम में इस समय टोटल है कितने, तो 543 हैं। राज्यों से 524 हैं और संघ राज्य क्षेत्रों से 19 हैं। अब आप कहेंगे कि मतलब प्रावधान तो 550 का है लेकिन 543 ही हैं, तो ये 7 कम क्यों हो रहे हैं। तो एक्चुअली इतना कम लेने के पीछे एक रीज़न बनाया जाता है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे कि इंडिया का जो मैप है वो आप उसमें देखिए, माफ़ कीजिएगा उतना अच्छा मैप बन नहीं पा रहा है, थोड़ा पेन सही से नहीं चल रहा है। ये जो पीओके वाला सेक्टर है, ये पीओके, ये एक्चुअली अभी ये पीओके है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे बोलते हैं, तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इस क्षेत्र में संख्या बढ़ जाए इसके लिए ये प्रावधान पूरे किए गए हैं कि इतना टोटल चाहिए। ये आज नहीं तो कल हम लोग उसे छीन के लेंगे ही, जब लेंगे तो इसको पूरा भरने के लिए 7 सांसद की रिक्त सीट हमेशा बरकरार रखी जाती है, तो इसके लिए है। और थोड़ा सा इधर जो अक्साई चीन जो चीन के कब्जे में है, इसको भी हम लोगों को वापस लेना है, तो वो दोनों को वापस लेके यहाँ के जो सांसद हैं उन्हें बैठाने के लिए प्रावधान किया गया है। अब नोट देख लेते हैं, नोट क्या है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, किसका, आंग्ल भारतीय समुदाय का, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत, कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। तथा इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 फरवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। तो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था, पहले क्या था कि अगर नहीं है प्रतिनिधित्व लोकसभा में तो 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन ये अब समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये 104वें संविधान संशोधन 2019 में अधिनियम आया था और 2020 में पारित होकर मान्य हो गया। अब लोकसभा सदस्य संख्या और संबंधित राज्य देख लेते हैं, तो और उसमें कितने कितने सीटें हैं, कौन कौन से राज्य में लोकसभा के जो सदस्य हैं कौन कौन राज्यों से कितनी कितनी संख्या उनकी होती है। तो एक देख रहे हैं ये हम लोगों का लद्दाख में है, और फिर ये जम्मू एंड कश्मीर का है, और फिर 4 सीटें अगर देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का है, फिर 13 देखेंगे तो ये पंजाब का है, और ये 10 जो है ये हरियाणा का है, और 7 जो है ये दिल्ली का है, और 25 ये राजस्थान का है, और 26 जो है ये गुजरात का है, और फिर ये 29 जो है ये मध्य प्रदेश का है, एमपी, और उसके बाद फिर 48 अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का महाराष्ट्र का है, और 80 जो देख रहे हैं ये सीट, सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, 80 ये यूपी का है, और उसके बाद फिर बिहार में 40, और फिर उसके बाद उसके नीचे आएंगे झारखंड में तो 14, 11 छत्तीसगढ़ में,
और 21 जो है ये उड़ीसा का है, और 42 जो है ये पश्चिम बंगाल का है। और उसके नीचे आएंगे तो फिर ये तेलंगाना आ जाता है जो 17 है, और फिर 25 जो है ये आंध्र प्रदेश का है, और 28 जो है ये कर्नाटक का है, 2 गोवा का है, और फिर उसके नीचे आएंगे तो ये केरल का है, केरल में 20 पाए जाते हैं, और ये 39 जो है ये तमिलनाडु का है। तो इससे आप राज्य को भी याद करने का पूरा प्रयास करें। इसी मैप से अगर बार बार आप प्रयास करेंगे तो आपको राज्य भी याद हो जाएंगे, और बहुत से लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ याद होगा। और पूर्वोत्तर की साइड देख लेते हैं तो ये 1 नंबर जो है ये सिक्किम का है, और उसके बाद ये 2 नंबर देखते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश है, और बीच में 14 जो है ये असम का है, और ये मेघालय का है 2, और त्रिपुरा जो है ये भी 2, और उसके बाद इधर आते हैं तो नागालैंड का 1, और उसके बाद मणिपुर का 2, और मिजोरम का 1। ये टोटल ये रहे। तो अगर इधर के राज्य थोड़े बहुत आगे पीछे भी होते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि मैप जब भी पढ़ें तो पूर्वोत्तर के सभी 7 के सातों सिस्टर का मतलब जिसे 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 राज्यों को हमेशा याद करने का प्रयास करें। इससे आपको आसानी भी होगी। अब कुछ यूटी में भी देख लेते हैं। तो ये यूटी में देख रहे हैं, ये अंडमान एंड निकोबार का है, इसमें भी 1 सीट है लोकसभा के लिए, और चंडीगढ़ में भी 1 सीट है, चंडीगढ़ तो पंजाब के पास है। फिर लक्षद्वीप में भी 1 है, पुडुचेरी में भी 1 है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप, ये दोनों पहले अलग थे तो 1-1 सीट दोनों में थी, तो अब मिला के दोनों में 2 हो गई है, क्योंकि दोनों मर्ज करके 1 बना दिए गए हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष उनके कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। तो जीबी मावलंकर जी पहले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल भी देख लीजिए, 15 मई 1952 से लेके 27 फरवरी 1956 तक है। उसके बाद फिर बस केवल एक लमसम डेट देखिए, कोई उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, हाँ बस हल्की सी नज़र आप जरूर रखें। एम अनंत सैनम आयंगर जी थे, जो 1956 से लेके 62 तक थे, और हुकुम सिंह जो 62 से लेके 67 तक थे, और एन संजीव रेड्डी जो 67 से लेके 79 तक थे, 69 तक, और डॉक्टर जी.एस. ढिल्लन ये जो है 69 से लेके 71 तक थे, और 71 से लेके 75 2 बार इनका कार्यकाल बना था। और बलीराम भगत जो 76 से लेके 77 तक थे, एन संजीव रेड्डी जी 77 से लेके फिर 77 तक दोबारा बने थे, के एम हेगड़े जो 77 से लेके 80 तक थे, बलराम जाखड़ जी जो 80 से लेके 79 तक थे, और रवि राय जो 79 से लेके 91 तक थे, और शिवराज वी पाटिल जो 91 से लेके 96 तक थे, और पी ए संगमा जो 96 से लेके 98 तक थे, GMC बाल योगी जो 98 से लेके 99 तक थे, और 99 से लेके 2002 तक 2 कार्यकाल बना इनका, और फिर मनोहर जोशी जो 2002 से 2004 तक, और सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक, और मीरा कुमारी 2009 से लेके 2014 तक, और सुमित्रा महाजन जी जो 2014 से 2019 तक थी, और ओम बिरला जो इस समय चल रहे हैं 19 जून 2019 से अब तक, ये अभी तक कंटिन्यू इनका कार्यकाल चल रहा है। अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी से कुछ फैक्ट दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार का विधायी अंग है, तो विधायी अंग केंद्र सरकार का कौन है, तो संसद है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना के हिसाब से लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, जब प्रथम अधिवेशन होगा नियत तारीख से 5 वर्ष का कार्यकाल इसका माना जाता है। आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद की अवधि आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सब लोगों को चांसेज डर रहता है कि 6 महीने का याद होने के चांसेज रहते हैं, क्योंकि संविधान में बहुत से प्रावधान जो 6 महीने के दिए हुए हैं। तो यहाँ याद रखें, हमेशा आपातकाल में संसद की अवधि जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है एक बार में। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितना अंतर होना चाहिए, तो 6 माह। 6 माह का अंतर होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिए। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कितना होता है, तो कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एकदम इंपॉर्टेंट है। कोरम गणपूर्ति कोरम गणपूर्ति का मतलब क्या हुआ, कोरम गणपूर्ति का मतलब ये हुआ कि कितने सदस्य संख्या चाहिए इस मतलब उस सभा को चलने के लिए। तो अगर 1/10, अगर 100 में से 1/10 का मतलब क्या हुआ, 1/10 भाग। अगर मान लेते हैं टोटल 100 लोग थे, तो 100 लोगों में से 1/10 इसका भाग निकालेंगे तो टोटल 10 आएगा, 10 लोग। तो 10 लोग अगर उपस्थित हैं तो लोकसभा चालू हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं कोरम गणपूर्ति। उसे चलने के लिए 10 लोग कम से कम चाहिए, 10%।
लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल कब? तो जब टाई हो जाता है, जब टाई होता है तभी वो अपना निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर बस इसीलिए होते हैं कि वो दिला पाएं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए ही प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। विधानसभा मतलब जो हम लोगों के प्रदेश में होता है, प्रदेश में जो है राज्यपाल जी करते हैं, और केंद्र में जो है लोकसभा में वो राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं किसको? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो अध्यक्ष को कैसे हटाया जा रहा है? तो उनके खुद के, मतलब खुद ही की बॉडी, यहाँ देखिए लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, जो सभी सदस्य हैं सबके बहुमत से पारित होगा संकल्प, उससे हटा लिए जाएंगे। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था तो 489 सीटों के लिए हुआ था प्रथम। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, अभी हम लोगों ने देखा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये भंग किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित है। बड़े राज्यों के लिए 77 लाख और छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख। तो इसमें अभी संशोधन भी किया जा रहा है, तो उसको अपडेट आप लोग करंट अफेयर में देख लीजिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत, ये प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। आइए अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो देश के होते हैं वो इसके पदेन सभापति होते हैं। प्रकृति कैसी है इसकी? तो ये अस्थायी सदस्य है, ये कभी भंग नहीं होती। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कौन से सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो वो राज्यसभा होती है। और सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि लोकसभा में कितना था? लोकसभा में 25 वर्ष था। तो इसे विशेष याद रखें, 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और जबकि न्यूनतम 30 वर्ष के व्यक्ति ही राज्यसभा में बन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं पीएम का कैंडिडेट 25 वर्ष में हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 हो गई तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन होता है। प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणी मत के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें डायरेक्ट हम लोग नहीं चुनाव देते, हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करके उन्हें नहीं लाते, उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति जी का होता है उसी प्रकार से। कुल सीट संख्या कितनी है राज्यसभा में? तो 250 है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, टोटल 250 है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 238 है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 लोग हैं। 12 लोगों को राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत कर सकते हैं। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा में 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा में 5 वर्ष का था, आप लोगों ने देखा। तो ध्यान दीजिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ लूप होल मिलेगा वहीं से प्रश्न बनेगा। राष्ट्रपति जी जो मनोनीत करते हैं तो वो कौन कौन से क्षेत्र से करते हैं? तो साहित्य से करेंगे, विज्ञान से, कला, समाज एवं सेवा, इस प्रकार के क्षेत्रों से वो मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। आपने कभी देखा होगा लता मंगेशकर जी बैठती थी राज्यसभा में, तो वो कहाँ से आती थी? तो वो कला के क्षेत्र से मानी जाएंगी। और आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर भी, हाँ, जो सचिन तेंदुलकर जी जो थे वो भी राज्यसभा के में रह चुके हैं सांसद, तो वो कहाँ से हैं? उनको भी यहाँ से मनोनीत किया गया है। तो ये मनोनीत जो है राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन ज़्यादा करके इसमें गवर्नमेंट जो है सलाह देती है, तो गवर्नमेंट जिनको सलाह देती है वहीं पे राष्ट्रपति जी मुहर लगाते हैं। आइए अब देख लेते हैं राज्यसभा सदस्य संख्या और संबंधित राज्य, तो कि कौन कौन से राज्य में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के। 4 ये देख रहे हैं, 4 कहाँ हैं? तो 4 हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और उसके बाद फिर 3 आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, 7 सीटें हैं आपके पंजाब में, और उसके बाद 5 सीटें हैं हरियाणा में, 3 सीटें हैं उत्तराखंड में, 3 सीटें हैं दिल्ली में, 10 सीटें हैं राजस्थान में, 11 सीटें हैं गुजरात में, 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 16 सीटें हैं बिहार में, 6 सीटें हैं झारखंड में, 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में,
और उड़ीसा में 10 सीटें हैं, 16 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, 7 सीटें हैं तेलंगाना में, 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 1 सीट है गोवा में, 12 सीट है कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में 11 सीट है और नीचे तमिलनाडु में भी 18 सीट है और केरल में 9 सीट है। और उसके बाद फिर आते हैं पूर्वोत्तर की साइड, तो सिक्किम में 1 सीट है और असम में 7 सीट है और अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है, नागालैंड में 1 सीट है, मणिपुर में 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है और त्रिपुरा में 1 सीट है और मेघालय में 1 सीट है। तो ज़्यादा करके पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में 1-1 सीट है, बस 7 सीट कहाँ पे है, तो 7 सीट हम लोगों का असम में है। जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तभी ज़्यादा करके चांसेज इस प्रश्न के बनते हैं कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं, तो करंट से ज़्यादा करके प्रश्न ये बन जाते हैं। पुडुचेरी में 1 सीट है। आइए अब देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक। तो विधेयक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ विधेयक जो है, एक साधारण विधेयक होता है जिसे ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, धन विधेयक होता है जिसे मनी बिल बोलते हैं, विशेष विधेयक होता है जिसे स्पेशल बिल बोलते हैं, वित्तीय विधेयक होता है जिसे फाइनेंस बिल बोलते हैं। अब वित्तीय विधेयक, फाइनेंस बिल किसे बोलते हैं, तो वित्तीय विधेयक 1 के अंतर्गत और 2 के अंदर इन्हें डिफाइन किया गया है। और विशेष विधेयक कौन है, तो विशेष विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक बोलते हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोला जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, संघीय जिसे फेडरल बोलते हैं, राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है इसमें पहले राज्य सहमति देंगे उसके बाद ही होगा, और एक गैर संघीय होता है जिसे नॉन फेडरल बोलते हैं जिसमें राज्यों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा। इंपॉर्टेंट है, तो इसको विशेष ध्यान दें। कहाँ से हो रहा है चुनाव, तो ये अपने सदस्यों में से ही करेंगे, मतलब लोकसभा में से ही किसी को चुन के अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लेगी। अनुच्छेद कौन सा है, 93 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान लें। वो सदस्य जो लेंगे लोकसभा का ही लेंगे, न कि अध्यक्ष के रूप में। वो अपना जो है शपथ लेंगे, शपथ ऐसा कुछ नहीं लेते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अथवा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं और सब लोग कंफ्यूज होते हैं। सब सोचते हैं कि ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, लेकिन त्यागपत्र ये दोनों लोग आपस में ही बांटते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी को देते हैं, उपाध्यक्ष जी अध्यक्ष को देते हैं, तो दोनों आपस में ही बांट लेते हैं। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक होता है। तो इन लोकसभा के जो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से इन्हें हटा लिया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व जो है इनको सूचना देना आवश्यक होता है। किसको, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी को। अब ये कुछ फैक्ट है, फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, विशेष ध्यान दीजिए, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो अस्थायी सदन है, जो जिसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब भंग हो सकता है, जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। तो 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, ऊपर हम लोगों ने देखा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, न कि संसद के लिए टोटल, और न ही राज्यसभा के लिए होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति कुल संख्या सदस्य का 1/10 अर्थात 55 है। टोटल चूंकि 550 सीटें हैं तो 550 के हिसाब से 55 सीटें बनती हैं। उसके बाद फिर देखते हैं अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के तहत इस प्रश्न को लगा लें। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हुआ, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर किसी बिल को पास कर देंगे साथ में बैठ के। तो ये अनुच्छेद 108 के तहत है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते, कंफ्यूज हो जाते हैं और राष्ट्रपति को लगा के आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब दोनों बैठते हैं तो उसमें लोकसभा की वरीयता दी जाती है, वही अध्यक्षता उसके करते हैं। ये अनुच्छेद 118 4 के सब कॉलम 4 के अंतर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं।
प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। आइए आगे देखते हैं संसदीय समितियां। कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं। गठनकर्ता, नाम निर्देशिकर्ता और प्रतिवेदन प्राप्तकर्ता, अध्यक्ष और सभापति, यही होते हैं प्रमुख समितियों के। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। लागू तिथि, लागू कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और संबंधित वाद कौन सा था? तो नामित शर्मा बनाम भारत संघ के बाद में ये हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष में आया था? तो 2005 में आया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे विशेष ध्यान रखें। राज्यसभा द्वारा जो पारित किया गया तो 12 मई 2005 को ही पारित किया गया था। और 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। स्वरूप क्या है? विधिक अधिकार है। ये संविधान का अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है, मतलब लिखित अधिकार है। ये कानून के रूप में प्रतिपादित किया गया है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं संसदीय समितियों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं संसदीय समितियों के? यहाँ से प्रश्न आजकल खूब बन रहे हैं। अस्थायी समितियाँ, जो अस्थायी हैं समितियाँ, उनकी प्रकृति अस्थायी होती है। गठन प्रत्येक वर्ष होता है और कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है अस्थायी समितियों का। और एक होती है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति, इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। ये मतलब बनाई गई, एनी टाइम इसको भंग भी किया जा सकता है। गठन क्या है? विशेष उद्देश्य के लिए। आप देख सकते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस समिति को बनाया जाता है कि आप इसके बारे में ये सब डिटेल देख के बताइए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। कार्यकाल क्या है? उद्देश्य कार्य पूरा होने तक इनका कार्यकाल चलता है। उद्देश्य कार्य पूरा हुआ फिर इन्हें भंग करके खत्म कर दिया जाएगा। संसद की वित्तीय समितियां। अब वित्तीय समितियों के बारे में देख लेते हैं। संसद के उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का इनका प्रमुख उद्देश्य है। एकल समिति, एकल समिति में कौन कौन सी है? तो एक प्राक्कलन समिति है जिसकी सदस्य संख्या टोटल 30 होती है और जो केवल लोकसभा से ही भरे जाते हैं, ये एकल समिति है। एक होती है संयुक्त समिति। संयुक्त समिति क्या है? तो जिसमें लोक लेखा समिति आएगी और सरकारी उपक्रम समिति आएगी। संयुक्त का मतलब क्या हुआ? इस समिति में लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के मेंबर शामिल होंगे। तो लोक लेखा समिति जो है, इसकी टोटल सदस्य संख्या देखेंगे तो ये 22 होंगे। तो 22 लोग होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। और यही सरकारी उपक्रम समिति भी होती है, इसमें भी 22 होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। तो ये दो के दोनों कौन से हुए? संयुक्त समिति के उदाहरण हुए। आइए अब आगे देखते हैं अस्थायी संसदीय समितियों के प्रकार। अस्थायी संसदीय समितियां कौन सी हैं? तो वित्तीय समितियां हैं, विभागीय अस्थायी समितियां हैं, जांच समितियां हैं, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां हैं, और सदन समिति और सेवा समिति है, और सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां हैं। ये विभिन्न प्रकार की समितियां अस्थायी समिति संसदीय समितियां हैं जो अपना कार्य करती हैं। संयुक्त बैठक। अब संयुक्त बैठक के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ऊपर हम लोगों ने कुछ इसके फैक्ट देखे थे, अब यहाँ पे पूरा डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक क्या हुआ? संयुक्त बैठक का मतलब हुआ राज्यसभा और लोकसभा दोनों को साथ में बैठ के संयुक्त बैठक करना। जब दोनों साथ में बैठेंगे, किसी चीज़ का हल निकालेंगे, उसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक। और इसमें है क्या? अब तक बुलाई गई राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, तो मतलब राष्ट्रपति जी इसे बुलाते हैं कि आप लोग आइए संयुक्त बैठक करके किसी चीज़ का हल निकाला जाए। क्योंकि दोनों संसद जब आपस में विवाद किए रहते हैं, किसी चीज़ का फैसला नहीं हो पाता, तो ये होता है कि संयुक्त बैठक कर लिया जाए, दोनों लोग साथ में बैठ के वोटिंग कर लेंगे, फैसला हो जाएगा कि किसको पास किया जाए, किसको फेल। संबंधित विधेयक कौन है? तो ये साधारण विधेयक है और वित्त विधेयक है। बस सिर्फ 2 ही विधेयक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे विशेष ध्यान दीजिए। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि यहाँ आप देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। तो संयुक्त बैठक कभी भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए होता है, एक साधारण विधेयक के लिए होता है और एक वित्त विधेयक के लिए होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अब तक बुलाई गई, कितनी बार अब तक बुलाई गई है? तो ये 3 बार बुलाई गई है। वर्ष 1961 में दहेज विरोधक विधेयक पर कानून बनाने के लिए, और वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग के निरसन विधेयक पर कानून बनाने के लिए, और वर्ष 2002 में पेटा पर कानून बनाने के लिए।
अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, पहले ही हम लोगों ने देख लिया। ये रहा संयुक्त अधिवेशन के कार्यकाल। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक अनुच्छेद 109 और 110 संबंधित प्रावधान है। तो दो अनुच्छेद हैं इसके अंदर जहां से धन विधेयक का प्रावधान दिया गया है। तो एक अनुच्छेद 109 है और 110 है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, कई बार पूछा जाता है। लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। और धन विधेयक क्या है? राज्यसभा रोक सकती है अधिकतम 14 दिनों तक। तो धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक, जैसे मतलब पैसों की बात लेन देन होती है, तो क्योंकि लोकसभा जो है वो सीधा जिम्मेदार होती है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट को किसी पैसे की जरूरत है उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए ये सारी शक्ति दी गई है किसको? लोकसभा को। तो लोकसभा इसमें ज़्यादा पावरफुल होती है और राज्यसभा बहुत कम होती है, क्योंकि आज देख सकते हैं राज्यसभा रोक सकती है सिर्फ 14 दिनों के लिए। मतलब अगर कोई विधेयक लगा दिए, इतने पैसों की आवश्यकता है, ये धन विधेयक है, ऐसे ऐसे कार्य करना है, तो राज्यसभा उसको खारिज नहीं कर सकती। लोकसभा अगर उसे पास कर दिया है तो राज्यसभा बस बहुत करेगी, 14 दिनों तक उस पर रोक लगा सकती है। 14 दिन बाद चाहे ये पास करे, चाहे ये फेल करे, कुछ भी करे, चाहे संशोधन करे, कुछ भी करे, वो लागू हो जाएगा, अपने आप लागू हो जाएगा। निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इसका निर्धारण करते हैं कि ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है कि नहीं है। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के विपक्ष के किसी सदस्य को। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बार बार किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। यह सामान्यतः है, ऐसा कोई बात नहीं, प्रावधान नहीं दिया गया। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था तो 1980 में। ये पर्यावरण का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं तो 12 व्यक्ति भी हम लोग ऊपर देखे। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस दत्त जी थी, जो प्रथम अभिनेत्री थी। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए। राज्यसभा के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो सकते हैं तो 2 वर्षों के बाद ये सेवानिवृत्ति हो सकते हैं। एक्चुअली जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल है, उसी में बना हुआ है। तो 2-2 वर्ष पे मतलब जितने भी सदस्य हैं, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 2 वर्ष में जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ऐसे 6 साल जाते जाते नए कैंडिडेट बनते चले जाते हैं। चूंकि ये अस्थायी है, इसका एक बार चुनाव नहीं होता, ये अस्थायी सदस्य है, एक बार ही इसका चुनाव होके सबको नहीं भर लिया जाता और फिर एक ही बार में सब रिमूव भी नहीं होते। तो ये 2/3 हर 2 वर्ष पे राउंड सर्किल में बने रहते हैं, जो कि हमेशा निरंतर चले आ रहे हैं। 1952 से लेके अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये राज्यसभा खाली हो जाए। राज्यसभा कभी खाली ही नहीं होती, उसमें ऐसे ही कार्यकाल चलते रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं संसद। संसद के बारे में देखते हैं हम लोग। संसद के बारे में प्रावधान प्रमुख कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संविधान में प्रावधान किया गया है संसद के बारे में। संसद संविधान का भाग 5 और अध्याय 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे। तो यही बात किया जा रहा है कि संसद में 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होता है और लोकसभा होते हैं। तीनों लोगों को मिलके बनता है संसद। लोकसभा अधिकतम संख्या 550 और राज्यसभा 250। गठन कब होता है? तो राज्यों से अधिकतम 330 और 20 होते हैं। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बोलता है। और लोकसभा के सदस्यों में से ही अनुच्छेद 94, तो ये अध्यक्ष जो है उन्हीं में से चुने जा सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष को देते हैं। तो बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं जो हम लोगों ने पहले ही देख लिए हैं। सीटों का आवंटन। राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत है कि 2026 तक इसमें कोई प्रावधान नहीं किए जाएंगे। वर्ष 1971 की जनगणना के हिसाब से ही सीटें अरेंज रहेंगी, उसके बाद फिर परिसीमन करके नया बनाया जाएगा। उसके बाद फिर राज्यों के जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। जितनी जनसंख्याएं हैं उसी के हिसाब से सीटों का आवंटन किया जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ
सदस्य प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? जो संसद के, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों को जो वो दिलवाते हैं शपथ, उन्हें ही बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो ये सबसे वरिष्ठ जो होते हैं उन्हें बना लिया जाता है नॉर्मल प्रोटेम स्पीकर। कार्य क्या है? आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। अनुच्छेद 103। और लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य 1/10 होता है। तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में हुआ था, 13 मई को। गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और महिला जो है मीरा कुमारी जी हैं। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है यूपी में 80 है। ये सब हम लोगों ने देख लिया है पहले। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक राष्ट्रपति को समय से पहले विघटित करने का अधिकार है। आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सदस्य बनने की अर्हता कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जो पूरी होती है। अब राज्यसभा के बारे में देखें तो अनुच्छेद 80, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 निर्वाचित और 12 जो है वो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, इतने इसमें सदस्य होते हैं टोटल। और गठन जो है इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति का किया जाता है, वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों का किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 लोग कौन कौन से? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज से होते हैं, जिनको हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अस्थायी सदन विघटित नहीं होता ये कभी। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और मैक्सिमम उम्र जो है इनकी, मिनिमम उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम लोगों को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति जी हमारे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब उनकी सीट को कोई अरेंज नहीं करता, वो उपराष्ट्रपति बने कि वो सीधा जाके उनकी सीट पर बैठेंगे। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपते हैं। जो सभापति होते हैं उन्हें सौंपते हैं। उपसभापति बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो अपने में से ही बहुमत के द्वारा अगर संकल्प पारित किया गया, जैसे लोकसभा में था, लोकसभा के अध्यक्ष जैसे हटाए जाते हैं, वैसे राज्यसभा के भी हटाए जाते हैं। अन्य तथ्य क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांकी शक्ति है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, विशेष ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्योंकि अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं IAS हुए, IPS हुए और IFS हुए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सब क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनका सृजन कौन करेगा? तो ये सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। लोकसभा का पावर इसमें बहुत कम, ना के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा पावर इसके लिए राज्यसभा को ही है। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। किसमें? 4वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अनुरोध किया जा सकता है। अनुच्छेद 252 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी विशेष ध्यान दें कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं वो अपने विधानमंडलों में किसी वस्तु के लिए जो उनके राज्य सूची का विषय है, उनके राज्य में प्रदेश के स्तर का विषय है, उस पर अगर वो प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संसद जो है वो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है, राज्यसभा उसे दे देती है। कुछ और देख लेते हैं तथ्य जो है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कोई विधेयक धन है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को पहली बार। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को प्रथम बैठक की गई थी। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद। अवशिष्ट विषय कौन से हैं? तो 3 प्रकार के विषय होते हैं। एक होते हैं केंद्र के विषय, और एक होते हैं राज्य के विषय, और एक होता है अवशिष्ट। अवशिष्ट विषय मतलब जो या तो आपके ऐसे विषय हुए जो दोनों जिसमें दोनों मिक्स होते हैं, या फिर ऐसे विषय हैं अवशिष्ट में ज़्यादा करके आप ये समझिए कि ऐसे विषय जो आपके नए विषय जुड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के ज़माने में क्या है कि सोशल मीडिया बहुत डेवलप कर रही है। तो जब संविधान बना था तो सोशल मीडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सोशल मीडिया पे कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, ऑफकोर्स बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बनाएगी। तो ये सब प्रावधान कहाँ है? तो इसी में दिए गए हैं कि संसद उस पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। धन विधेयक पूर्व स्थापित किया जा सकता है। तो कहाँ स्थापित किया जा सकता है? तो लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो कौन से अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 105
5 से संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब तक वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो जैसे संसद या विधानसभा जो है, विधानसभा में अगर कोई सदस्य है वो लगातार संसद उसका सदन चल रहा है, सदन में 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित है, तो उसे उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं क्लास में पढ़ते हैं, अगर 60 दिनों तक विद्यालय चल रहा है, 60 दिनों तक आप एब्सेंट लगेंगे तो आपका नाम काट के हटा दिया जाएगा। तो सेम सिस्टम इसमें लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन दिया गया है, इसे तो मुझे लगता है कि और कम करके इसे 15-20 दिन बस दिन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप संसद के प्रतिनिधि हैं, ऐसा तो है नहीं कि वर्ष भर पूरा संसद चलता है, 2 से 3 बार मैक्सिमम चलता है। तो 3 बार जब चलता है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का चलता है, तो टोटल साल भर में 3 महीने ही तो चला। 3 महीने में भी आप एब्सेंट ही रहेंगे तो कितना करेंगे आप कार्य, देश के बारे में क्या सोचेंगे। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है, तो विनियोग विधेयक जो है ये संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगला पार्ट अब जल्द से जल्द तुरंत आने वाला है, तो आप लोग वेट करिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। मित्रों, कैसा लगा वीडियो, आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कवर करना चाहते हैं। आप लोग बताएंगे कि अगर एक्सप्लेन करके पढ़ना है तो फिर हम एक्सप्लेन करके और अच्छे से आपको बताते हुए चलेंगे। आप लोगों का प्यार और सहयोग के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं।